भारत के संविधान की प्रस्तावना को के.एम. मुंशी द्वारा क्या कहा गया था? राजनीतिक कुंडली बताया गया था। राजनीतिक कुंडली बताया गया था। और उसके बाद प्रस्तावना संविधान का क्या है? आत्मा है। इसे संविधान की दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना हमें क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका उल्लेख है। प्रस्तावना में क्या है? हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका उल्लेख है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। संविधान को N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान की परिचय पत्र की संज्ञा दी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुआ था। संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए थे। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का बहुमूल्य रत्न कहा, जिसे संविधान का आत्मा कहा है। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। क्वेश्चन नंबर 87 पढ़िए। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन ने भारत की कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबार के लिए खोल दिया? 1813 का चार्टर अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 213 वर्षों से चली आ रही एकाधिकार व्यापार क्षेत्र में जो कंपनी को प्राप्त था उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद चलिए 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा दास प्रथा पर रोक लगाने से संबंधित कानून बनाने का प्रावधान किया गया। कौन सा चार्टर एक्ट? चार्टर एक्ट 1833। अब भारत शासन अधिनियम 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा खुली हुई प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत है। भारत प्रशासन अधिनियम 1935 के द्वारा राज्यों में द्वैत शासन समाप्त हो गया और केंद्र में द्वैत शासन क्या हो गया? लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 पढ़िए। 88 पढ़िए पहले। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनाव के दौरान पंजाब राज्य के किस पार्टी का सरकार बनी थी? पंजाब में जो है यूनियनिस्ट पार्टी का सरकार बना था। कौन सा पार्टी बना था? यूनियनिस्ट पार्टी का सरकार बना था। पंजाब में सिकंदर हयात खान ने यूनिवर्सिटी पार्टी की स्थापना और बंगाल में फजलुल हक ने कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी की स्थापना की थी। अम्बेडकर ने क्या किया था? इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी की स्थापना की थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर 1937 में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। गठबंधन करके कौन कौन? यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग। जो 14 अगस्त 1947 को सत्ता में रहकर इसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कहा जाता था। H.S. सुहरावर्दी। निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति था। राष्ट्रपति देश का क्या होता है? संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति का पूर्ण 52 से 61 तक। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नीलम संजीव रेड्डी एक बार राष्ट्रपति चुनाव में क्या कहता? हार गया था और उसके बाद क्या हो गया? निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। मोरारजी देसाई सबसे अधिक
उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री बना था। सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री पूछा था राजीव गांधी। चलिए, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन से अनुच्छेद में राज्य के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से अनुच्छेद 169 में राज्य के विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। कौन सा अनुच्छेद? 169। अनुच्छेद 169 के तहत संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या विघटन कर सकती है यदि संबंधित राज्य को विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे तब। विधान परिषद के गठन उन्मूलन से संबंधित प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना जरूरी है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का क्या होता है? उच्च सदन। निम्न सदन कौन होगा? विधानसभा। निम्न सदन विधानसभा और उच्च सदन विधान परिषद। ऐसे लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। राज्यसभा का विघटन होता है? नहीं होता। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। ऐसे ही विधान परिषद का भी विघटन नहीं होता है। इकतीस अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ था। यह विधायिका में विधान परिषद को समाप्त कर, यहाँ विधायिका में क्या किया गया? विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। 91 पढ़िए। आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? आरटीआई अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ था। आरटीआई अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हुआ। सूचना अधिकार अधिनियम से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हुआ। आरटीआई से क्या हुआ? लोकतंत्र मजबूत हुआ। आरटीआई से लोकतंत्र मजबूत हुआ। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। आरटीआई की धारा 13 में सूचना आयुक्त एवं उनके सेवा शर्तों का उल्लेख है। आरटीआई के द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त किया जा सकता है। एक और जहां आरटीआई सूचना तक पहुंचने के दायरे को बढ़ाता है, वहीं निजता का अधिकार सूचना को गोपनीय पर बल देता है। भारत में संसद के किस सदन का कोरम कितना होता है? किसी सदन का कोरम 1/10 होता है। कोरम का मतलब हुआ कि कितना उपस्थिति पर जो है चालू रहेगा। 1/10। ऑप्शन देखकर मार लिया 1/10 के लिए। हाँ। बाद में कुछ समझ में नहीं आते क्वेश्चन में। चलिए, कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या। कोरम को क्या कहता है? गणपूर्ति सदस्य की न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य क्या हो? संपादित हो। 1/10 जो है यदि उपस्थित रहेगा तो सदन का क्या क्या होगा? वो जो है चालू रहेगा। यह संसद के प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का कितना होता है? 1/10 होता है। इसका अर्थ है कि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य होना क्या है? आवश्यक है। हाँ। यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता है तो यह अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न न करे। यदि सदन के संचालन में के समय कोरम पूरा नहीं होता तो यह अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित करे या गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न न करे। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत सभा के कुल सदस्यों की संख्या 10वां भाग 1/10 सभा बैठक हेतु गणपूर्ति का प्रदान। कौन सा अनुच्छेद? 103। चल पढ़ते रहने में। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। 15 अगस्त 1947 को गठित पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर को मात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी। राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी। राजकुमारी अमृत कौर ने स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला और स्वतंत्र भारत के पहले और दूसरे मंत्रिमंडल में लगभग 10 वर्षों तक सेवा की। कितना वर्षों तक? 10 वर्षों तक सेवा की। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1957 में इनके अध्यक्ष के रूप में पहली शासी निकाय बैठक की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी और उन्होंने 1947 से 1949 तक आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था।
94। संसद का कार्य। संसद का कार्य जो है वो ऑप्शन के हिसाब से उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का उल्लेख किया गया। 79 में संसद का उल्लेख किया गया। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, इसे ध्यान रखना है। संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। संसद के कितने अंग? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है? कानून या अधिनियम बन जाता है। विधायिका संसद का सर्वप्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना है। विधायिका संसद का सर्वप्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना है। संसद का वित्तीय मामलों पर भी नियंत्रण होता है। संसद की अनुमति के बिना कार्यपालिका कोई धन खर्च नहीं कर सकता। संसद की अनुमति के बिना कार्यपालिका कोई धन खर्च नहीं कर सकता। यही बात है कि संसद का कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। कार्यपालिका की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यपालिका की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, कितना अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर क्या करता है राष्ट्रपति? अन्य मंत्रियों का भी नियुक्ति करता है। विधायिका का एक महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। विधायिका का एक महत्वपूर्ण क्या है? कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखना है। कार्यपालिका या मंत्री परिषद जिसको कहते हैं तब तक बने रह सकते हैं जब तक लोकसभा में बहुमत हो। जब तक क्या हो? लोकसभा में बहुमत हो। कोई भी विधेयक पर राष्ट्रपति तब हस्ताक्षर करते हैं जब संसद से क्या हो? पारित हो गया। सबसे लास्ट में राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। राष्ट्रपति साइन कर दिया तो क्या बन गया? अधिनियम बन गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बने? प्रारूप समिति का अध्यक्ष 29 अगस्त 49 में दे दिया। हाँ मतलब हम 29 अगस्त देख रहे 49 पढ़ लिए 47 याद है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्ति से संबंधित उपयुक्त में से कोई तिथि नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। कब किए गए थे? 29 अगस्त 1947 को। इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन क्या हुआ था? बंगाल प्रांत से हुआ था। और उसके बाद में कहाँ से हुआ? मुंबई प्रांत से। बाद में मुंबई प्रांत से हो गया। लेकिन विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का पुनः निर्वाचन बम्बई से हुआ। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और उसके बाद उसका सदस्य देखिए N. गोपाल स्वामी अयंगर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव। ये B.L. मित्तर के जगह पर जो है ये N. माधव राव आया था। चलिए 96 का पढ़िए। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह समाप्त माना गया। इसमें 6 अप्रैल 1921 को सत्याग्रह सप्ताह है, समाप्त नहीं। सप्ताह मनाया गया कब? 6 अप्रैल 1921 को। 6 अप्रैल 1921 को 97 पर। किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया? किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया था? विसेंट आयर। विलियम टेलर जो है पहले मारा गया था ना, बाद में विसेंट आयर है। हाँ विसेंट आयर। टेलर आयर में करोड़े के 6 अप्रैल 1921 थी ना। 20 में। किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया था? विसेंट आयर ने। किसने किया था? विसेंट आयर ने। चलिए 98 में। वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? फराइजी आंदोलन। वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन सा आरंभ हुआ था? फराइजी आंदोलन। फराइजी आंदोलन के जो है प्रारंभकर्ता कौन थे? दादू मियाँ। वासुदेव बलवंत फड़के। हाँ, फराइजी आंदोलन का दादू मियाँ और वासुदेव बलवंत फड़के। 29 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में
स्वशासन प्रस्ताव पर बिहार के किस नेता ने काफी प्रभावशाली भाषण दिया? श्री मजहरुल हक ने 29 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वशासन प्रस्ताव पर बिहार के किस नेता ने काफी प्रभावशाली भाषण दिया था? तो श्री मजहरुल हक ने। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? चंपारण आंदोलन जयप्रकाश नारायण होगा। अबू नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण नहीं चले। आजाद दस्ता का गठन हुआ अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए। उपयुक्त में से एक से अधिक जो अंग्रेज की हत्या, तोड़फोड़ कार्रवाई या युद्ध में सरकार का बाधा पहुंचाने के लिए भी हुआ था। 102 पढ़ी। किसान समाचार के संस्थापक थे स्वामी विद्यानंद। किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। स्वामी विद्यानंद थे। बिहार में बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? बलथर मिट्टी। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। बल सुंदरी मिट्टी के बारे में कुछ जानी चाहे? चलो सच में कमला 104 किस नदी की सहायक नदी है? कोसी की। कमला किस नदी की सहायक नदी है? कोसी की सहायक नदी है। दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों में फसलों को मिलता है? किशनगंज, कटिहार, अररिया की। इसमें सीरियली से दिया है। इधर किशनगंज, पटना गया है तो उधर नहीं होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से चक्रवाती वर्षा किशनगंज, कटिहार और अररिया। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है? गया में। कहाँ है? अनुसूचित गया जाति में। सबसे ज्यादा यानी गया में है। जनजाति कतऽ छै? अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति छै में जनजाति कटिहार। कटिहार में है। कटिहार में जनजाति। बिहार में कोरा जनजाति किन जिलों में पाई जाती है? उपयुक्त में से एक से अधिक लिया है। जमुई, मुंगेर और कटिहार में। जमुई, मुंगेर और कटिहार में कोरा जनजाति। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पश्चिम पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़ वन। कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़ वन। बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पूर्णिया कटिहार होगा कि 109 का सी है ना। हाँ, पूर्णिया कटिहार में जूट का उत्पादन जो है वो पश्चिम बंगाल तरफ साइड होता है। पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बिहार मखाना हो गया। पूर्णिया और कटिहार में जूट। बिहार के किस जिले में रूबी अबरख पाया जाता है? नवादा में। बिहार में के किस जिले में रूबी अबरख पाया जाता है? नवादा में। 111 का। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ग्रेवी मीटर संयंत्र से तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है। ग्रेवी मीटर संयंत्र से। किसी स्थान पर कम आयाम के लिए सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई के। किसी स्थान पर कम आयाम के लिए सरल लोलक का आवर्तकाल उसके प्रभावी लंबाई के वर्गमूल का समानुपाती होता है। क्या होता है? लंबाई के वर्गमूल का समानुपाती होता है। लोलक की लंबाई गर्मी के दिनों में वृद्धि होने से उसका आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है। आवर्तकाल बढ़ने से घड़ी क्या होती है? सुस्त हो जाती है। और ठंडे में लंबाई क्या होता है? घट जाती है। तो आवर्तकाल क्या होता है? घट जाता है और घड़ी का जो है गति तेज हो जाता है। 113 पढ़ो। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी यानी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे या पारद की सतह पर क्या होगी? तैरेगी। डिस्कशन में बताए थे नहीं, जो पारा में क्या होगा? लोहा क्या होगा? तैरने लगेगा। लोहे का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, लेकिन पारा का घनत्व 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसीलिए क्या होगा? ये तैरने लगा। घनत्व के आधार पर पदार्थों का क्रम होता है। कम घनत्व वाले पदार्थ ऊपर एवं अधिक घनत्व वाले पदार्थ क्या होता है? सबसे नीचे होता है। 14 पर। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। उसका तरंग दैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है।
प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है, प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है। अब प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है जिन्हें फोटोन कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है जिसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। आ ध्वनि चलेगा कोनो भी माध्यम में, सभी माध्यम निर्वात में नहीं चलेगा, लेकिन प्रकाश निर्वात हो, जो है वायुमंडल हो, कुछ हो, तो क्या होगा, उसमें प्रकाश चलेगा। किसी द्रव की वाष्पन दर, किसी द्रव को वाष्पन की दर निर्भर करती है द्रव के तापमान पर, चारों ओर के वायु के ताप पर एवं द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर। इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेट का कार्य क्या है? न्यूट्रॉन की लोड को कम करना, न्यूट्रॉन की लोड को कम करना नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य है। परमाणु भट्ठी या न्यूक्लियर रिएक्टर वह युक्ति है जिसके अंदर नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रियाएं आरंभ की जाती है तथा उन्हें नियंत्रित करते हुए क्या होता है, जारी रखा जाता है। 17 नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रित करता है? परितारिका या आइरिस, बड़ी तालिका या हिंदी में दे दिया था, पटल, ये है ना, परितारिका होगा, परितारिका। दृष्टि पटल तो लगा गई। रेटिना का कहिए दृष्टिपटल, रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बन जाए ये कोर्निया ओकर प्रतिबिंब अंदर चल, जाए छै। आई नेत्र का परितारिका भाग नेत्र में घुसने वाले प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इंग्लिश में इसको आइरिस कहते हैं, आइरिस याद रहता है, परितारिका याद ही नहीं रहता है। आइरिस के मध्य भाग को क्या कहते हैं, पुपिल या पुतली कहते हैं। आइरिस के मध्य भाग को पुपिल या पुतली कहते हैं। नेत्र का रंग आइरिस पर निर्भर करता है, नेत्र का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। नेत्र का भाग कॉर्निया, इसका उपयोग क्या होता है, नेत्र में प्रकाश इसी से प्रवेश करता है और नेत्र दान में इसी का दान करना पड़ता है। दृष्टिपटल, इसी पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस पर वस्तु का उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र लेंस, यह उत्तल लेंस है। नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। यह प्रकाश का क्या करता है, अपवर्तन करता है। लेंस अपवर्तन करता है, दर्पण परावर्तन करता है। ये चीज ध्यान रखना है। लेंस और जो है दर्पण में, लेंस क्या करता है, अपवर्तन, और दर्पण जो है परावर्तन। हाँ, एक साइड जो है लेपित रहता है। उसमें क्या चीज़ से लेपित जो रहता है वो क्या चीज़ से, सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? यूरिया में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। कितना प्रतिशत, 46%। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किस में भिन्न होता है? आइसोटोप्स के नाम, एक तत्व के समस्थानिक न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं। किस में होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समान परमाणु क्रमांक परंतु परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समान परमाणु क्रमांक परंतु परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व क्या है, पोलोनियम है। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है, पोलोनियम है। HCOF4 निम्न में से कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? वर्ग पिरामिड ज्यामितीय संरचना क्या है, वर्ग पिरामिड जो है ज्यामितीय संरचना है। यह sp3d2 संकरण वाली यौगिक है। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अम्लों के बारे में यह सत्य है कि वह खट्टे होते हैं और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षारीय क्या करता है, लाल को नीला करता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल और क्षारीय लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये सब चीज कंफ्यूजन वाला है पूरा हल्का क्वेश्चन, लेकिन फंस गया जाता है। तो इस सब पे जो है अधिक ध्यान देना है। आप पूछता भी है यही सब, इसी टाइप का क्वेश्चन सब 1 2 5 पूछता है। गैस का मिश्रण है? सिंथेसिस गैस हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड का है। सिंथेसिस गैस क्या है, हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। सिंथेसिस गैस का प्रयोग कर फ्रीसर ट्रॉप्स विधि द्वारा सिंथेटिक ईंधन का निर्माण किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस क्या है, कार्बन प्लस नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड एक क्या है, विषैली गैस है। मीथेन CH4 को मार्स गैस कहता है। मीथेन CH4 गैस को क्या कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न कैसे होता है ये बताओ। कार्बन मोनोऑक्साइड
गाड़ी को धुआं या कोनो भी जो है कच्चा पदार्थ को जलाया जाता है तब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। धातु कर्म की प्रक्रिया को समझाइए। ओपन क्या होना चला है? हाँ? शेष के स्तर को अयस्क के धातु निष्कर्षण की बंद करो। अयस्क के भर्जन अयस्क के संग बताइए। देखिए, धातु कर्म एक प्रक्रिया है जिसमें अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते हैं। निस्तापन कार्बोनेट जल योजित ऑक्साइड अयस्कों को सीमित वायु में गर्म कर धातु प्राप्त करने की यह क्या है? प्रक्रिया है। भर्जन क्या है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म कर शुद्ध धातु प्राप्त करना। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोसिस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? प्लाज्मोसिस। प्लाज्मा झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन जीवद्रव तंतु के माध्यम से। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किससे होता है? जीवद्रव तंतु के माध्यम से। पढ़िए आगे 25। जीवित यांत्रिक ऊतक होता है। जीवित यांत्रिक ऊतक कोलेनकाइमा। जीवित यांत्रिक ऊतक कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाए जाते हैं। कोलेनकाइमा ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाए जाते हैं। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कानों पर मोटी होती है। कोलेनकाइमा ऊतक पौधे में तरल सामर्थ्य प्रदान करती है। स्क्लेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। 26 पढ़िए। फेफड़ा के आवरण को डोडोट कहा जाता है। फेफड़े के आवरण को प्लूरा कहा जाता है। फेफड़े के आवरण को क्या कहा जाता है? प्लूरा कहा जाता है। ऐसा इंग्लिश में पेरिकार्डियम हमारा तो प्लूरे मार रही है या ठीक से मारना रियल पेरिकार्डियम होवे न फेफड़ा के नहीं याद पेरिकार्डियम है। फेफड़ा के पूछे फेफड़ा के ऊपर जो झिल्ली नुमा आवरण रहे से पूछ रहल छै। हाँ तो हृदय के ऊपर के आवरण है ओकरा कथी कहे छै? पेरिकार्डियम। हाँ तो वह तो फेफड़ा के जगह पे हृदय वाला मार दिली ना, तो गलती हेतु ना। हाँ 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 फेफड़ा भेले ने। फेफड़ा में जे सांस जे फूलैत रहिए ना, जे दोसर कलर के छै। आ हार्ट तो पूरा उ दोसर चीज भए गेलै। जैसे ब्लड सर्कुलेशन है ओकर ऊपर जे झिल्ली बनल रहे छै ओकर जे छै उ कहल जेतै जे कहै छै पेरिकार्डियम। या पल्मोनरी तो कहै छै हमरा मालूम छै। चलो आगे चलो आगे चलो। देखिए, मानव के हृदय में 4 कोष्ठ अथवा वेस्म होते हैं। वृक्क या किडनी पेरिटोनियम से ढका रहता है। वृक्क या किडनी किससे? पेरिटोनियम से। ब्रेन और स्पाइनल कोड को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिंजिस कहते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कोड को ढकने वाली झिल्ली को मेनिंजिस कहते हैं। 27। आनुवंशिक विकार जिसमें केंद्र में 47 क्रोमोसोम होता है उसे कहा जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या कहा जाता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इनमें पुरुषों के वृषण अल्प विकसित होते हैं, स्त्रियों के समान स्तन विकसित हो जाते हैं। इस तरह के पुरुष क्या होते हैं? नपुंसक होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में एक असामान्य अंडा या शुक्राणु बनता है जिसमें कोई क्रोमोसोम नहीं होता है। इससे उत्पन्न कोशिका में 45 गुणसूत्र ही होता है। 3 प्रकार के है ना, जरा टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। तो ये जैसे बायोलॉजी में पढ़ लिया। हाँ वो 3टा छे हम भेज देबो घींच के। चल आगे पढ़ो। इनमें कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? एब्सिसिक एसिड क्या है? पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है। एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। एब्सिसिक एसिड पत्तियों के विगलन में मुख्य भूमिका निभाता है। ट्रिपल एंटीजन के द्वारा जो भी निम्नलिखित में कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन के द्वारा नहीं होता? नहीं। देखिए, टाइफाइड जो है ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन में डीपीटी को प्रतिरक्षित किया जाता है। डीपीटी में डिप्थीरिया, टिटनेस एवं काली खांसी आता है। डीपीटी में क्या आता है? डिप्थीरिया, टिटनेस एवं काली खांसी। डिप्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थीरियम, टिटनस क्लोस्ट्रोडियम, टिटेनी एवं काली खांसी बर्डिलो प्रोटोसोसिस नामक जीवाणु से होता है। डीपीटी वैक्सीन के 5 डोज दिए जाते हैं। पहला जन्म के 2 महीने के भीतर, दूसरा 4 महीना पर, और तीसरा 6 महीना पर,
और चौथा 15 से 18 महीने की उम्र पर तथा पांचवा 4 से 6 वर्ष की उम्र पर कोड माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। देखिए यही सुइया जो लगाता है बच्चा को महीना यही वाला सुइया है डीपीटी का टीका। हाँ, मेढक हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। मेढक के हृदय के 2 अलिंद और 1 निलय होते हैं। 2 अलिंद और 1 निलय होते हैं। मेढक का हृदय पतली पारदर्शी झिल्ली से घिरा होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। देखिए हृदय का जो ढक्कन रहता है उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। फेफड़ा का प्लूरा, इंग्लिश नाम प्लूरा हमको लग ही रहा है, वो हिंदी नाम नहीं है। चल आगे पढ़ देख लेंगे। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टानें अधिकांश प्रकार की होती है। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांश तलछटी प्रकार की है। तलछटी चट्टान को ही अवसादी या परतदार चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान वे हैं जो विखंडित पदार्थों के निक्षेपण से बनी हो या जीव जंतु और पेड़ों के जमाव से जीवाश्म केवल इसी चट्टान से मिलते हैं। इसमें खनिज तेल प्रचुर मात्रा में मिलता है। आग्नेय वे चट्टान है जो पिघली अवस्था में बड़ी खनिज मैग्मा जमने से बने हैं। ये रवेदार और बेरवेदार दोनों रूप में पाए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। क्रस्ट का 90% भाग आग्नेय चट्टान से बना होता है। और उसके बाद डाइक, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान यह सील के विपरीत जब मैग्मा का जमाव लंबवत रूप में होता है तब इसे क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान यह सील के विपरीत जब मैग्मा का जमाव लंबवत रूप में होता है तब इसे क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। एलिफेंटा जलप्रपात स्थित है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। ये दूसरा जलप्रपात का नाम है क्या? ये तो वो द्वीप हो गया, एलिफेंटा द्वीप है। लेकिन जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है यार, कते बढ़िया से उल्लू बनावे छै क्वेश्चन। चलिए, जोग या गरसोप्पा महात्मा गांधी कहाँ है? कर्नाटक में है। शिव समुद्रम तमिलनाडु में। शिव समुद्रम तमिलनाडु में। गोकाक कर्नाटक में। गोकाक कर्नाटक। धुआंधार मध्य प्रदेश। धुआंधार मध्य प्रदेश। हुंडरू झारखंड। हुंडरू झारखंड। महाराष्ट्र राज्य में बॉम्बे हाई से सर्वाधिक पेट्रोलियम प्राप्त होता है। महाराष्ट्र राज्य में बॉम्बे हाई से क्या होता है? सर्वाधिक पेट्रोलियम प्राप्त होता है। पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तरल सोना कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम 26 मार्च 1867 को असम के माकुम में पेट्रोलियम पाया गया था। सबसे पहले 26 मार्च 1867 को असम के माकुम में पेट्रोलियम पाया गया। 1889 ईस्वी में डिगबोई के पास तेल खोजा गया। कहाँ खोजा गया? डिगबोई के पास खोजा गया। देश का 56.44% कच्चा तेल अपतटीय क्षेत्रों या बम्बई हाई से प्राप्त होता है। स्रोत क्या है? भारत का भूगोल आरसी तिवारी, इससे लिया गया है। ये बीच स्थित है। कुल्लू घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह लसेर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर शिवालिक के बीच में दोनों रहते जान पहचान वाला नाम तो धौलाधर और शिवालिक के बीच में। धौलाधर उत्तराखंड। चल, हैदराबाद को मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है। हैदराबाद को क्या जाना जाता है? मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक बार यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था। एंटीलीज का मोती क्यूबा को कहते हैं। पोप का शहर रोम को कहते हैं। पोप का शहर रोम को। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। भारत का बगीचा बंगलोर को कहते हैं। भारत का बगीचा बंगलोर को कहते हैं। 36 प्रो। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? हाँ, चंबल नदी क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। चंबल किसका सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी मऊ एमपी के पास जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। 965 किलोमीटर की दूरी तय कर इटावा के पास क्या यहाँ मिलती है? यमुना में मिलती है। 137 कुल्लम परमाणु ऊर्जा प्लांट डॉट में स्थित है। कुडनकुलम तमिलनाडु में अवस्थित है। कुडनकुलम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। यह रूस के सहयोग से स्थापित किया। कुडनकुलम किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। 38 पर हो।
तमिलनाडु, ओडिशा और छोटा नागपुर पठार और मेघालय के छोटे हिस्से में पाए जाने वाली डॉट का रंग लाल होता है और यह कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है। लेटराइट मिट्टी, जहाँ जहाँ वर्षा अधिक होगा वहाँ वहाँ क्या पाया जाएगा? लेटराइट मिट्टी। तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है, जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। लेटराइट मिट्टी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ईंट बनाने के लिए लेटराइट मिट्टी का उपयोग करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। सबसे अच्छा ईंट किस मिट्टी का होता है? लेटराइट मिट्टी का। बनाने के लिए तो कोनो का बना देता है, जलोढ़ मिट्टी का बना देता है अपने क्षेत्र में, लेकिन सबसे उपयुक्त कौन है? लेटराइट मिट्टी का, ध्यान रखना है। लेटराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की मात्रा क्या होता है? अधिक होता है। लेटराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की मात्रा अधिक होता है। लेटराइट मिट्टी गहरी लाल लेटराइट, सफ़ेद लेटराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहरी लाल लेटराइट में लो ऑक्साइड तथा पोटास की मात्रा क्या होता है? अधिक होता है। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए भी क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त है। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है? देखिए, छत्तीसगढ़ में 969 बालिका प्रति 1000 बालक है, लेकिन भारत में अरुणाचल प्रदेश का शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है, 972 है। अरुणाचल प्रदेश का शिशु लिंगानुपात क्या है? सबसे अधिक है, 972 है। प्रश्न विकल्प के अनुसार छत्तीसगढ़ लिया जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में 140 पर। सबसे कम होगा हरियाणा, कम हरियाणा में 140 बोलो। झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में लोकप्रिय। यह स्थानांतरीय कृषि का प्रकार है। यह पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। कहाँ की जाती है? पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। नहीं आप 41 से। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकीकरण का समझौता किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ पैक्ट बोला। हाँ, लखनऊ समझौता। किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ समझौता से। नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक है। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई थी? मोहम्मद इकबाल। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने कहा था। नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ है। रविंद्रनाथ टैगोर ने डॉट की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो नरसंहार हुआ था, कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला हत्याकांड के जांच के लिए अंग्रेज ने कौन कमेटी बैठाया था? हंटर आयोग बैठाया था। कौन बैठाया था? हंटर आयोग बैठाया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डॉट के दौरान हुई थी। भंग विरोधी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन किसके शुरुआत में हुआ था? ये भंग अपना भाषा में बंगाली विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 होगा। 7 अगस्त 1905। विभाजन से पहले जो है योजना बना लिया गया था। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन था? इरविन था। हाँ, इरविन था। इरविन समझौता हुआ था ना? हाँ, गांधी इरविन समझौता को, गांधी इरविन पैक्ट को क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता भी कहते हैं। 1931 5 मार्च 1931 5 मार्च 1931 को। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डॉट के स्थान पर हुई थी। ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल। ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के द्वारा। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़ा था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA। किससे? HSRA से। सचिंद्र नाथ न्यायालय चंद्रशेखर आजाद करना 1928 में। HRA का स्थापना कौन किया था? HRA का स्थापना सचिंद्र नाथ सल्यान 1924 में करना है। हाँ, 1924 में। कहाँ किया गया था? कानपुर में। HSRA का दिल्ली में, फिरोजा कोटला में। दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में। सब चीज पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाघ जतीन के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? जतींद्रनाथ मुखर्जी। बाघा जतीन के नाम से किसे जाना जाता है? जतींद्रनाथ मुखर्जी को। किसने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद स्थायी सरकार के गठन की घोषणा की? सुभाष चंद्र बोस किया था। 21 अक्टूबर 1943। हाँ, आजाद हिंद
कि अस्थायी सरकार, हाँ, सुभाष चंद्र बोस, जापानी मुकदमा जापानी से किया था, हाँ। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाहजहानाबाद मुकदमे के बचाव पक्ष के वकील थे? यह पटाभी सीताराम मैया था। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाहनवाज मुकदमों के बचाव पक्ष वकीलों के थे? मुकदमा कथी के कहल पटाभी सीताराम मैया। सहगल ढिल्लो शाहनवाज मुकदमा पढ़ना चाहिए। कटी सहगल ढिल्लो शाहनवाज मुकदमा पढ़े तो नहीं है।